ओके। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा थर्ड पार्ट, है ना। अभी तक हमने इंडस्ट्रीज क्या होती हैं ये पढ़ लिया, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, फिर हमने अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ लिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, स्टील इंडस्ट्री के बारे में, शुगर के बारे में, लोकलाइजेशन के बारे में, है ना। और ये पढ़ा कि भैया क्यों ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम भी एक बल्की मटेरियल है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से स्टील है उतना ही इंपॉर्टेंट एल्यूमिनियम भी है। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग से क्या मतलब है? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो स्टील के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है? एल्यूमिनियम। It is light, resistant to corrosion, a good conductor of heat, malleable and become strong. तो क्या क्वालिटीज है जो इसको अच्छा बनाती हैं? एक तो लाइट बहुत होता है, स्टील की तरह हैवी नहीं होता, कोरोजन नहीं है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, एंड हीट है, मेलिएबल है, मतलब आप एल्यूमिनियम फॉइल में खाना रख के ले जाते होंगे, गर्म बना रहता है खाना, है ना, फ्रेश बना रहता है। एंड बिकम स्ट्रॉन्गर व्हेन इट इज मिक्स विद अदर मेटल, और दूसरे मेटल के साथ मिलाते हैं तो स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है, तो वो क्वालिटी भी आ जाती है। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि लाइट। यूटेंसिल यानी बर्तन, ताकि हीट हो सके। एंड वायर्स, जितने आप ये वायर देख रहे हैं जो जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड करते हैं, है ना, इतनी हाई वोल्टेज पे, वो सब एल्यूमिनियम के बने हैं। घरों में कॉपर वायर यूज होता है, ठीक है। It has gained popularity as a substitute of steel, copper, zinc and lead in a number of industries. और इसने स्टील कॉपर को सब्सिट्यूट कर दिया है बहुत सारी इंडस्ट्रीज। सस्ता भी होता है ना। एल्यूमिनियम काफी ज्यादा होता है प्रोडक्शन, मतलब हमें माइंस इसमें इसको काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन द कंट्री आर लोकेटेड इन उड़ीसा। अगेन वही छोटा नागपुर एरिया में अधिकतर मिलते हैं, क्योंकि वहीं पे बॉक्साइट की खदानें हैं। इसका और बॉक्साइट होता है ना, स्टील आयरन ओर से बनता है, ये किससे बनता है? बॉक्साइट से। बॉक्साइट, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर, इज अ वेरी बल्की डार्क रेडिश कलर्ड रॉक। कैसे कलर का होता है? डार्क रेड, और हैवी होता है, ठीक है। द फ्लो चार्ट गिवन बिलो शोज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। चलिए फ्लो चार्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले बॉक्साइट, जो कि रॉ मटेरियल होता है, इसकी बॉक्साइट क्वेरी बनाई जाती है। बॉक्साइट क्वेरी यानी जो बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं उसको क्रश करके पाउडर नुमा कर लिया जाता है। फिर ट्रांसपोर्ट रेल और शिप से ट्रांसपोर्ट करा जाता है, एल्यूमिना बनता है। बॉक्साइट क्रश्ड एंड एल्यूमिनिया डिजोल्व आउट। एल्यूमिनिया को बाहर कर दिया जाता है, इसको रिफाइनरी प्रोसेस बोलते हैं। सबसे पहले बल्क और शिप्ड साइट ऑफ स्मेल्टर। फिर जो बल्क मिल रहा है, जो मेन मटेरियल मिल रहा है, उसको कहाँ भेज दिया जाता है? स्मेल्टर, जहां वो स्मेल्ट करा जाता है वहां पर यूनिट पे भेजा जाता है। कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम अ रिफाइनरी, ठीक है, एंड पिच फ्रॉम अ कॉलियरी। तो ये सब चीजें इसमें डाली जाती हैं। कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक, कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक यानी कार्बन मिला हुआ, ओके, वो भी इसमें मिक्स करा जाता है। फिर क्रायोलाइट, अ मॉल्टन मेटल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट। क्रायोलाइट इज अ सॉल्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। किसका? एल्यूमिनियम का। और एल्यूमिनियम स्मेल्टर में डाला जाता है। यहाँ पे 18,600 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाती है, तब जाके हमें प्योर एल्यूमिनियम मिलता है, ठीक है। फिर केमिकल इंडस्ट्रीज आ गई। तो द केमिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। इट कंप्राइजेस बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। रैपिड ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सेक्टर। अब ऑर्गेनिक केमिकल्स और इनऑर्गेनिक केमिकल्स, दो टाइप के केमिकल्स होते हैं। इनऑर्गेनिक जिनमें कार्बन नहीं होता, ऑर्गेनिक जिनमें कार्बन होता है। अब चूंकि हमारी इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है, और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में केमिकल का यूज तो होता ही होता है, ठीक है। जैसे आपकी पेन जो रिफिल है ना, तो उसकी जो इंक है, तो वो केमिकल से मिलके बनी होती है ना। तो वहां पे भी केमिकल्स यूज हो रहे हैं। तो बहुत सारी जगह बिना केमिकल के तो हमारी कोई जिंदगी ही नहीं है। अब फर्टिलाइजर का यूज हो रहा है, पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है, तो दे आर ऑल मेड ऑफ
केमिकल। तो इसलिए दोनों ही प्रकार के केमिकल्स का प्रोडक्शन बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ा है। इनऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, है ना। इसका यूज कहाँ होता है? फर्टिलाइजर बनाने में, फाइबर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, एडेसिव एडेसिव यानी चिपकाने वाली चीजें, पेंट्स और डाइज में। नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, एल्कलाइज, सोडा ऐश यूज टू मेक ग्लास, सोप एंड डिटर्जेंट एंड कास्टिक सोडा, दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ओवर द। अब ये तो रटना पड़ेगा किसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसमें क्या समझा है ना। फिर व्हाई डू यू थिंक इट इज सो? Organic chemical include petrochemical which are used for manufacturing of synthetic fibers, synthetic rubber, plastic, dyestuff, drugs and pharmaceuticals. अब ऑर्गेनिक केमिकल यानी जिनमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज होता है और इनके भी कई सारे यूजेज है ना। रॉ मटेरियल मतलब सिंथेटिक फाइबर से लेके और आपके प्लास्टिक, कलर, डाई स्टफ यानी कलर करने वाली चीजें, ये सब में इन ऑर्गेनिक केमिकल्स का यूज हो रहा है। प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज और जैसा कि हर प्लांट वहां स्टेब्लिश होता है जहां रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, तो ये उस जगह स्टेब्लिश करे जाते हैं जहां पेट्रोलियम रिफाइनरीज पास में हो। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कोई एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी, मध्य प्रदेश तो जबकि समुद्र तट के पास भी नहीं है, बट बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है MP में। और आपके शहर भोपाल से मात्र कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पे ही है, 100 150, 100 125। नहीं, रिलायंस की नहीं है। बताइए, सोचिए। टाटा है ही नहीं इसमें। भारत ओमान रिफाइनरी सिचुएटेड एट बीना। भारत ओमान, भारत यानी इंडिया और ओमान का जॉइंट है। ऑयल रिफाइन करते हैं वहां, ऑयल आता है उसका रिफाइनरी, बहुत बड़ी बहुत बड़ी। ठीक है, बीना में, बीना से बाहर थोड़ा सा, है ना, आउटर एरिया। फिर द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। बेसिक केमिकल अंडरगो प्रोसेसिंग टू फॉर, अच्छा ठीक है, इसमें कोई फायदे का नहीं है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का यूज कहाँ है? एग्रीकल्चर में, है ना। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। अधिकतर हमारे यहाँ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट, तो उसी का होता है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अमोनियम फॉस्फेट DAP एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर विच हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ NPK। देखो, दो प्रकार के फर्टिलाइजर्स होते हैं, एक जिनमें स्पेसिफिक फर्टिलाइजर, स्पेसिफिक केमिकल हो, या तो नाइट्रोजन हो या फास्फोरस हो, है ना, ठीक है, या पोटेशियम हो। किसी प्लांट में नाइट्रोजन की कमी होगी तो केवल नाइट्रोजन वाला डाला जाएगा, केवल फास्फोरस वाला डाला जाएगा, या केवल पोटेशियम। और कुछ होते हैं जिनमें तीनों होते हैं, जैसे NPK, यूरिया इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट। ठीक है, तो उनका यूज होता है। पोटाश इज एंटायरली, सॉरी, फॉस्फेट एंड पोटाश द थर्ड, पोटाश इज एंटायरली इंपोर्टेड। अब इसमें से पोटाश हम टोटल इंपोर्ट करते हैं, वो हमारे यहाँ पाया नहीं जाता, उसकी कोई माइंस हमारे अवेलेबल, does not have any reserves of commercially usable potash or potassium compounds in any form. After the Green Revolution, the industry expanded to several parts of the country, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। अब आपने देखा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए इस पे बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है ये भी काफी बड़ी, ओके, बहुत इंक्रीज हुई है। अब कुछ नाम दिए रखे हैं स्टेट्स के, वो आप देख लीजिएगा, इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है। नेक्स्ट, एक सेकेंड है। नेक्स्ट है हमारा कि सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में क्या है? सीमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सच एज, अब भैया अकेले स्टील का तो ढांचा खड़ा नहीं कर सकते आप, है ना। यदि स्टील है तो आपको सीमेंट डालना पड़ेगा, तभी तो बिल्डिंग बनेगी, है ना। तो जितना स्टील प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सीमेंट प्रोडक्शन भी, अब देखो रोड्स बन रहा है आजकल, तो पूरा सीमेंटेड रोड्स बन रहा है ना। तो सीमेंट का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा। सीमेंट के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, है ना। मध्य प्रदेश में पूरा अनूपपुर, शहडोल, कटनी, सतना, है ना, ये पूरा बेल्ट, है ना, लाइमस्टोन का होता है। डैम्स, जितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, डैम्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, सभी जगह सीमेंट का यूज होना ही है।
दिस इंडस्ट्री रिक्वायर बल्कि, ये भी बहुत बल्कि है, इसका रॉ मटेरियल काफी बल्कि है, इसलिए ऐसी जगह इंडस्ट्री लगाई जाती है जहां पे रॉ मटेरियल पास में ही अवेलेबल हो। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम द रेल ट्रांसपोर्ट। और क्या चाहिए इसको? एक कोल चाहिए और एक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, है ना, क्योंकि उसके बिना सीमेंट को प्रोसेस करना संभव नहीं है। फिर द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेट अप इन चेन्नई इन 1904। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड। ठीक है। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल यानी भाई गाड़ी घोड़े, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल प्रोवाइड अ व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड सर्विस एंड पैसेंजर्स। ट्रक्स, buses, cars, motorcycles, scooters, three wheelers and multi utility vehicles आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट वेरियस सेंटर, है ना। बड़ी बड़ी कंपनियां, टू व्हीलर में बजाज, है ना, हीरो होंडा, तो अब हीरो हो गई, पहले होंडा के साथ था, होंडा अलग हो गया हीरो। मारुति सुजुकी, तो पहले मारुति सुजुकी दोनों साथ थे, जापानीज थी होंडा एंड सुजुकी दोनों। अब होंडा अलग आती है, हीरो मोटोकॉप अलग हो गया, है ना। मारुति अलग हो गई, अब सुजुकी की अलग आती है, राइट। तो शुरू में जब हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो जापान ने हमारा सहयोग करा उसमें। अब हमारा टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हो गया है, मार्केट भी बड़ा हो गया है और सब चीजें। तो ये कुछ बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज है जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ा। इतने बड़े बड़े रेलवे के इंजन, अभी मेट्रो चल रही है ना, तो ये सब हमारे यहाँ इंडिया में ही बनते हैं। वैसे ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जो जर्मनी कंपनीज है उनको बेस्ट माना जाता है ना। पहली कार कहाँ बनी, कब बनी? पिछले साल पढ़ा था अपन ने नाजिज्म में, वॉक्सवैगन, है ना। ठीक है। तो अब इसमें कुछ ज्यादा है नहीं समझाने के लिए। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया सबसे आगे है इसमें, है ना। आईटी सर्विसेज में, आईटी सर्विसेज की बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, है ना, दीज आर द वेरी बिग names. The electronics industry's coverage covers a wide range of products from transistor sets of television, telephone, cellular, telecom, telephone exchange, radars, computers, and many other equipments required by the telecommunication industry. Bengaluru has emerged as the electronic capital of India. तो बेंगलुरु को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, अब ये नाम है भाई, ठीक है, नाम को क्या ही पढ़ेंगे, पढ़ लेना कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, ऐसा कोई डायरेक्ट पूछा नहीं जाता। जो मेन था बेंगलुरु, वो अपने बता दिया। अधिकतर आईटी इंडस्ट्रीज हैदराबाद में है ना। हैदराबाद मतलब साउथ इज मोर डेवलप्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, है ना, दे हैव मोर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब इंडस्ट्रीज के साथ जो सबसे बड़ा, कोई भी चीज में सब कुछ अच्छा नहीं होता, है ना, कुछ चीजें उसके कुछ बैड इफेक्ट भी होते हैं। तो इंडस्ट्रीज के साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है उससे निकलने वाला पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, केमिकल का, वाटर पोल्यूशन, सभी प्रकार का पोल्यूशन होता है और बड़े लेवल पे होता है, ठीक है। कार्बन इमिशन आज की डेट में एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे वर्ल्ड के लिए। कार्बन इमिशन कम करने पे बहुत जोर है। तो सबसे पहले अपन नीचे आ जाते हैं। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दो बड़ी जहरीली गैस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, which are liberated by these industries, है ना। Airborne particulate materials contain both liquid particle like dust, sprays, mist and smoke। अब ये जो होता है, अब ऊपर धुआं छोड़ते हैं, वो ये वो एयर में मिक्स हो जाता है, एयर में मिक्स होता है तो उसके डस्ट के रूप में, स्मोक के रूप में छाया ही रहता है। अभी आप देखो दिल्ली में कितना खतरनाक पॉल्यूशन है ना, वो पराली जला रहे हैं या जो भी है, वट एवर, व्हीकल्स भी बहुत है वहां पे। तो वो डस्ट पार्टिकल हमेशा एयर में सस्पेंडेड रहते हैं और वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाते हैं और हमें बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिसीजेस कर सकते हैं। तो एयर पोल्यूशन होता है ना। स्मोक इज इमिटेड बाय केमिकल रिफाइनरीज, इसको ऐसे ही समझा देते हैं। केमिकल रिफाइनरीज हैं, जितने भी स्मेल्टिंग है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग अपन ने पढ़ा, है ना, या फिर अपन ने आयरन स्टील को जब वो बर्न कर रहे हैं, गैल्वेनाइज कर रहे हैं उसको, या फिर उसको स्मेल्ट कर रहे हैं, तो वहां बड़े बड़े फर्नेसेस लगाए गए, उनसे धुआं उठ रहा है। तो ये सब चीजों में जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत बड़े पैमाने पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन भी आपको is caused by organic and inorganic industrial waste and effluents discharged into river. The main culprits in this regard as paper, pulp, chemical, textile and dyeing, petroleum refineries, tanneries and electroplating industries that lay out dyes। अब जितनी भी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां कलर का काम है, डाइज का काम है ना, आपकी इंक बन रही है पेन की,
कपड़ों पे वो डाइज लग रहे हैं, और भी बहुत पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में है ना, अब ये पोस्टर्स बने हैं, तो इन पे कलर का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये क्या करते हैं, वो केमिकल लिक्विड स्टेट में होते हैं और उनको वाटर बॉडीज में बिना ट्रीटमेंट के छोड़ दिया जाता है, तो पूरा एक्वेटिक लाइफ उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। क्लियर है? फिर टैनरीज, है ना, टैनरीज यानी जहाँ पे ये लेदर बनता है उनको टैनरीज बोलते हैं। फिर डिटर्जेंट्स, एसिड, सॉल्ट एंड हेवी मेटल्स लाइक लेड एंड मर्क्यूरी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, ऐसी इंडस्ट्री जहां लेड का यूज ज्यादा है, मर्क्यूरी का यूज ज्यादा है, ये हैवी मेटल्स होते हैं, दे डू नॉट गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड पोल्यूट वाटर, और यदि वो हमारे फूड चेन में आ जाए या एक्वेटिक प्लांट्स या एनिमल्स के फूड चेन में आ जाए तो दे कैन कॉज कैंसर। ठीक है? फिर इनटू वाटर बॉडीज फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश यानी जो फर्नेंस में आपने कोयला जलाया, अब कोयले को जलाने के बाद जो राख बची उसको फ्लाई ऐश बोलते हैं, वो उन्होंने बाहर डाल दिया, अब वो बारिश हुई, वो फ्लाई ऐश वाटर बॉडीज में मिल गई, उससे वाटर पोल्यूट हो गया, है ना? तो ये सब चीजें। फिर थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर ऑकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट, अब क्या करोगे, जो गर्म पानी वहां से छूट रहा है फैक्ट्रीज से, वो कहाँ मिला दिया जाता है, वाटर बॉडीज में। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है? इसको हम बोलते हैं थर्मल पोल्यूशन। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉज कैंसर, बर्थ डिफेक्ट एंड मिसकैरिएजेस। अब इनकी वजह से, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो जो न्यूक्लियर वेस्ट तो सबसे हजार्डस वेस्ट होता है ना, उसको प्रॉपर ट्रीट कर नहीं करा, और आपने, अच्छा, अधिकतर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो वाटर बॉडीज के पास ही है, जैसे रावत भाटा कोटा में है, चमल नदी के किनारे, है ना, फिर तमिलनाडु में कुछ है, तो वो अधिकतर वाटर बॉडीज के पास ही होते हैं। यदि उनको बिना ट्रीट करे छोड़ दिया गया तो वो आज नहीं बल्कि आने वाली जनरेशन को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। मिसकैरिएजेस होना, है ना, लोगों का जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका अपंग पैदा होना, है ना, तो फिजिकली हैंडीकैप पैदा होना, ये सब रेडिएशन के कारण हो सकता है। तो बहुत ही ज्यादा हमें सावधान रहने की जरूरत है, इनको बिना ट्रीट करे यदि हम एज इट इज एनवायरमेंट में छोड़ देंगे तो आज ही पॉल्यूट नहीं कर रहे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन को भी पॉल्यूशन का खतरा बना रहे हैं। Soil and water pollution are closely related. Dumping waste, especially glass, harmful chemicals, industrial effluents, packaging, salt, and garbage render the soil useless. Rainwater percolates to soil, carrying to the pollutant around and ground. अब सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ होता है, सॉइल, खुले में छोड़ दिया। अब सॉइल मतलब सारा पोल्यूशन, सारा ये वेस्टेज मटेरियल आपने जमीन पे कहीं डाल दिया, अब वो सॉइल में डिजॉल्व हो गया, है ना, वो सॉइल में जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। अब जब उस सॉइल पे एग्रीकल्चर होगा, इट विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, इट विल कम अवर फूड चेन, या इफ गोज डीप डाउन तो वो नीचे अंडरग्राउंड वाटर में मिल सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है। सबसे ज्यादा खतरा सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन का होता है। ठीक है? नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन यानी क्या है ये, कि जब आप कोई भी अनप्लीजेंट साउंड सुनते हैं तो उसको नॉइज बोलते हैं, पढ़ा हुआ है अपन ने। तो फैक्ट्रीज में चलने वाली मशीन्स नॉइज पोल्यूशन करती है, फर्नेसेस से नॉइज पोल्यूशन होता है ना। अभी कोई आप सड़क बनते हुए देख लो तो इतनी बड़ी बड़ी क्रेन चल रही है, रोड रोड चलेगा, कितनी आवाज होती है, नहीं? तो जब मशीनें बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में चल रही हैं तो वहां और भी ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है। इट कैन ऑल्सो कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर अमंग अदर साइकोलॉजी। आप कभी जैसे आप जो भी लोग ईयरफोन लगा के गाने सुनते हैं, बड़ा शौक है उनको, परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग, इरिटेशन, गुस्सा जल्दी आना, हार्ट रेट बढ़ जाना, एंजाइटी बढ़ जाना, ये सब होता है। कभी ईयरफोन 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं लगाइए। ईयरफोन का इस्तेमाल केवल उस जगह करिए जहां पब्लिक प्लेस में आप तेज वॉल्यूम में नहीं सुन सकते, अदरवाइज डोंट यूज। आप बहरे हो जाएंगे, बात पक्का है ना। ईयरफोन आर वेरी डेंजरस, ये इतना ज्यादा कई बार हार्ट रेट बढ़ा देता है कि हार्ट अटैक तक का भी खतरा होता है। ठीक है? इरिटेशन पैदा करता है। फिर अनवांटेड साउंड इन इरिटेशन एंड ए सोर्स ऑफ स्ट्रेस, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेशंस, जनरेटर, सॉज,
न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स ऑल्सो मेक ए लॉट ऑफ नॉइज। ड्रिल्स कर रहे हैं, अब माइंस है, माइंस के लिए खोदा जा रहा है, आवाज चली जा रही, कितना इरिटेशन होगा, होता है कि नहीं होता है ना? तो आप ऐसे साउंड को लगातार सुनते रहोगे या इन्वायरमेंट में है, तो दे क्रिएट अ लॉट ऑफ साउंड या नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां तक हो गया है। अब इसको दूर कैसे करा जाए, इस कंट्रोल, इस पॉल्यूशन को कैसे करा जाए, ये हम हमारे लास्ट सेक्शन में कवर करेंगे। देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। ओके, तो तब तक आप बने रहे। थैंक यू।